हेलो बच्चों, मैंने कहा था कि मैं पूरा व्याकरण की सीरीज़ लेकर आऊँगी ताकि आपको व्याकरण बोरिंग ना लगे और व्याकरण बोरिंग लगनी भी नहीं चाहिए। पर बच्चे कहते हैं मैम इसे आप क्यों पढ़ाते हैं, क्या ज़रूरत है इसकी? बहुत ज़रूरी है। बोलना तो आप सुनकर भी सीख लेते हो, लेकिन लिखना है तो लिखकर किसी को कोई चीज़ देना है। तो कभी भी आपको जब अपनी भाषा को व्यक्त करना है, कहीं लिखकर कोई बात बतानी है, तब लिखने के लिए भाषा की शुद्धता ज़रूरी है। अगर वो शुद्ध नहीं होगा तो लोग आपको पढ़ा लिखा नहीं समझेंगे ना। तो क्यों ज़रूरी है व्याकरण? शुद्ध रूप से लिखने के लिए आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, लोग आपको पसंद करेंगे। तो आप मैं एक-एक करके आपको व्याकरण समझाऊँगी। तो आइए मेरे साथ सीखिए व्याकरण। तो बच्चों, प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं हम ये जानेंगे, ठीक है? तो कैसे जानेंगे हम ये कंटेंट किस कक्षा का है? ये कंटेंट कक्षा 6 से कक्षा 10 के लिए है। आपको अच्छे से समझना है कि प्रयोग के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण है वो 2 भागों में है। एक विकारी शब्द है, दूसरा अविकारी शब्द। अब क्या है विकारी, क्या है अविकारी? विकारी शब्द अर्थात जिसमें परिवर्तन हो, विकार अर्थात परिवर्तन, जो चेंज होते हैं, और अविकारी जो परिवर्तित नहीं होते, वाक्य में वो एज इट इज़ बने रहते हैं। तो वो क्या है? चलिए अगले स्लाइड में बताती हूँ आपको। देखिए विकारी 4 हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो मैम ये विकारी क्यों है? ये विकारी क्यों है? तो चलिए मैं बताती हूँ ये विकारी क्यों है। मान लीजिए संज्ञा का कोई शब्द ले लीजिए। चलिए आपने लिया लड़का। अब लड़का जातिवाचक संज्ञा है, आप जानते हो कि लड़का बहुत है संख्या में। तो लड़का अगर लिंग के रूप से बदले तो लड़के का लिंग बदलिए लड़की, वचन बदलिए लड़के, और कारक का प्रभाव डालिए लड़कों। तो ये बदल रहा है ना। और विशेषण सर्वनाम भी बदलेगा। देखिए कभी कहते हैं ना ये मेरा है, ये मेरी है, तो अपना, अपनी, अपने, मेरा, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारी। आप देखिए सर्वनाम भी बदलता है, हमें, हमको, हमसे। देखिए कारक की वजह से भी बदल रहा है ये। तो लिंग, वचन और कारक ये तीनों सर्वनाम पर भी प्रभाव डाल रहे हैं, संज्ञा पर भी प्रभाव डाल रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि विशेषण पर कैसे डाल रहे हैं मैम? अब देखिए अगर मैं कहूँ कि मेरे कक्षा में मनन बहुत अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है, मैं कहूँ रितिका अच्छी लड़की है, सारे बहुत अच्छे हैं, तो देखिए अच्छा, अच्छे, अच्छे, अच्छों, ये सब बदल रहा है ना। अच्छा से अच्छी, अच्छी के बाद अच्छे। तो ये शब्दों में चेंजेस आ रहे हैं। अब देखिए क्रिया में भी बदलाव आएगा। क्रिया कर रहा है, कर रही है, कर रहे हैं, मतलब ये सारे शब्दों पर किसका प्रभाव पड़ रहा है? लिंग का, वचन का और कारक का। तो इन्हीं चारों पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया इसीलिए विकारी शब्द कहलाते हैं। अब देखिए अविकारी क्या है? अविकारी है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। एक एक करके हम सब जानेंगे। आपको आश्चर्य होगा कि ये आप पढ़ते आ रहे हैं। अंग्रेजी में अगर मैं इसके नाम बोलूँ ना तो आपको सब याद रहेंगे। तो चलिए, मुझे तो उतनी अंग्रेजी आती नहीं, चलिए नाम लेते हैं। संज्ञा नाउन, सर्वनाम प्रोनाउन, विशेषण एडजेक्टिव और क्रिया वर्ब। और क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण एडवर्ब, संबंध बोधक यहाँ पे प्रीपोजिशन, समुच्चय बोधक कंजक्शन और विस्मयादि बोधक इंटरजेक्शन। ये इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जैसे हिंदी में भी 8 है और इंग्लिश में भी 8 है। इन सबको हम एक एक करके सीख लेंगे बहुत ही आसानी से। आपको डर लगेगा ही नहीं। किताब में इतना कुछ लिखा रहता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अब आप कंफ्यूजन खत्म, क्योंकि मैम आपको सब कुछ आसानी से समझा देगी। तो आइए चलते हैं, पहले सीखते हैं संज्ञा। तो किताबों में तो आपने संज्ञा के बहुत सारे परिभाषाएं पढ़ी होंगी, जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन आप रटते हो पर समझते नहीं बच्चों। आज आप देखो मैंने जो लिख कर लाई हूँ, आप उसे ध्यान से देखो, अब आप ज़रूर समझोगे। नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। मतलब अपनी आंखों से आप जिन भी चीज़ों को देखते हो, जैसे ये किताब है, ये मैम ने साड़ी पहनी है, ये कंगन है, घड़ी है, मतलब आप जिन भी चीज़ों को देखते हो, नाम देते हो, वो सब संज्ञा है। लेकिन क्या सिर्फ वही संज्ञा है? नहीं। जो फीलिंग्स आप महसूस करते हो, जैसे अगर मान लीजिए कोई रो रहा है, तो आप उसको रोना भी तो फील कर रहे हो कि हाँ दुखी है, वो दुख में है। तो जो चीज़ें आप महसूस करते हो, दुखी, दुखी कि मैं क्या बोल रही हूँ, आगे आपको सब समझ में आने वाला है। मतलब वो महसूस करना भी संज्ञा है, वो जो शब्द है वो भी संज्ञा है। तो देखिए आपके सामने क्या है? बालक।
बालक मतलब बच्चा, और उस बच्चे का बचपना, बचपना क्या है? भाव है। कपड़ा, अब कोई कपड़ा बहुत चमकदार है, सफ़ेदी उसकी बहुत अच्छी है, तो क्या है? भाव है। तेल, अब तेल की चिकनाई भाव है। मतलब किसी भी वस्तु व्यक्ति का जो गुण है, जो धर्म है, वो भाव बन जाता है। अब संज्ञा के भेद की तरफ चलते हैं। संज्ञा के मूल रूप से तीन ही भेद हैं। एक है व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक। लेकिन जातिवाचक से दो और भेद निकल कर आए हैं। वो क्या है? वो है समूहवाचक और द्रव्यवाचक। किंतु अगर परीक्षाओं में पूछा जाए कि संज्ञा के कितने भेद हैं, तो आप तीन ही लिखेंगे, क्योंकि बाकी के जो दो हैं वो जातिवाचक वाचक के भेद हैं। अच्छा बच्चों, आप वाचक वाचक सुनते हैं, वाचक का अर्थ क्या होता है? पता है आपको वाचक का क्या अर्थ होता है? वाचक का अर्थ है बताने वाला। वाचक का क्या अर्थ है? बताने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अरे भैया साफ है, देखो मैंने स्लाइड में लिख के दिया है, जो दुनिया में खास है, मतलब उसके जैसा दुनिया में कोई और है ही नहीं। जैसे मेरी कक्षा में अगर कोई सानवी है, तो सानवी के नाम बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन वो मेरी जो सानवी है वो इकलौती है, उसका फिंगरप्रिंट भी इकलौता है, मतलब वो दुनिया में इकलौती सानवी है। तो अगर किसी के बारे में आप सोचो और उसका इमेज आपके दिमाग में सिर्फ एक बनता है, तो वो व्यक्तिवाचक होगा। जैसे देखो, होली बुक है ना गीता, अब गीता का एक ही बुक है वो गीता। दिल्ली, दिल्ली देखो एक ही दिल्ली है ना। अब महात्मा गांधी एक ही तो है। तो दुनिया में जैसे मैं भी तो कि एक ही हूँ। तो जैसे आप ऐसा कोई चीज़ की कल्पना करिए जो दुनिया में एक है, एक से ज़्यादा है ही नहीं वो, तो व्यक्तिवाचक में कंफ्यूजन कैसा? चलिए आगे मूव करते हैं। अब आती है बारी जातिवाचक संज्ञा की। क्या है जातिवाचक संज्ञा? बिल्कुल विपरीत है व्यक्तिवाचक के। ऐसा ऐसी संज्ञा जो एक से अधिक हो, जो संज्ञा में अधिक हो। मान लीजिए मैंने इमेजिन किया लड़का, अब मुझे एक लड़का तो दिखेगा नहीं, बहुत सारे लड़के दिखेंगे। अब इस तरह से इमेजिन कीजिए, अगर मैं कहूँ कि शहर, तो शहर कोई एक शहर तो नहीं, बहुत सारे शहर हैं। मतलब आपके मन में सोचने पर उसकी कल्पना ज़्यादा होनी चाहिए। अब मैं किस कुर्सी पर बैठी हूँ, अब ये एक कुर्सी तो है नहीं, बहुत सारी कुर्सी है दुनिया में। मेरे पास एक एक कॉपी है, तो ये एक कॉपी तो नहीं है, दुनिया में बहुत सारी कॉपी है। तो ऐसी चीज़ें जो दुनिया में एक से बहुत ज़्यादा है, वो होगा जातिवाचक संज्ञा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा था कि जातिवाचक के दो भेद निकल कर आते हैं, एक है समूहवाचक और एक है द्रव्यवाचक। एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए मैंने इसे बहुत अच्छे से इसलिए लिख के दिया है क्योंकि ये क्लास 10 के बच्चों को भी बहुत काम आने वाला है, तो इसीलिए इसका वचन जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अच्छे से नोट्स बनाया है, आप लोग इसे कॉपी कर लीजिएगा। समूहवाचक मतलब क्या? कोई ऐसा शब्द जो ग्रुप के बारे में बताए, वो एक व्यक्ति के बारे में नहीं बता रहा है, वो पूरे ग्रुप के बारे में बता रहा है। तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा भीड़, तो भीड़ क्या कोई एक से बनेगा? नहीं ना, वो तो बहुत सारे से बनेगा। अब मान लीजिए मैंने कहा सभा, सभा में भी तो बहुत सारे होंगे, एक तो होगा नहीं। सेना, सेना भी तो कोई एक व्यक्ति नहीं बनेगा, उसमें तो बहुत सारे होंगे। दल, तो ये सारे शब्द क्या है? परिवार, परिवार किसी एक व्यक्ति से तो नहीं बनता। गुच्छा, गुच्छे में सिर्फ कोई एक चाबी या एक अंगूर ऐसा तो नहीं होगा। तो मतलब कोई ऐसा शब्द जिससे पूरा ग्रुप पता चले, तो वो समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। और सबसे बड़ी बात जो क्लास 10 के बच्चों को ध्यान से समझना है कि समूहवाचक संज्ञाएं ज़्यादातर एक वचन में व्यवहार की जाती है। देखिए मैंने नोट्स में भी दे दिया है, एक वचन में व्यवहार की जाती है। नाउ चलिए अब हम द्रव्यवाचक में आते हैं। हाँ, यहाँ एक शब्द है रेवर। रेवर शब्द का अर्थ बता दूं। रेवर शब्द का अर्थ है वो पशु, जो पालतू पशु होते हैं ना, जिनको हम चराने के लिए लेके जाते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि आपसे कोई भी शब्द आपके लिए डिफिकल्ट हो जाए, इसलिए मैंने समझा दिया। चलिए द्रव्यवाचक में आते हैं। द्रव्यवाचक का बच्चों बहुत सिंपल है, ध्यान देना। जो चीज नापी तौली जा सके, ये गिनी नहीं जा सकती, ये सिर्फ नापी तौली जाती है। और ये मूल रूप से एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। जैसे देखिए तरल, तरल मतलब लिक्विड। ठोस, ठोस धातु भी बुक्स में लिखा हुआ रहता है, ठोस। और खाद्य, अनाज के सारे जितने भी अनाज है सब द्रव्यवाचक है। और मैंने एक बहुत ज़रूरी बात अपने इधर लिख दिया है, पीपीटी में लिख दिया है, जो आपके बुक्स में नहीं होता, कि जितना भी कच्चा माल होता है ना बेटा, जैसे मान लीजिए आटा, अब आटा से कितना कुछ बनता है। लेकिन जैसे मान लीजिए पराठा बना, तो पराठा तो चलो बहुत सारे पराठे होंगे तो जातिवाचक हो गया, लेकिन बना किससे है? आटा से ना। तो आटा आपका द्रव्यवाचक होगा, ये ध्यान रखना। एक बच्चे ने कहा मैम ब्रेड, ब्रेड तो द्रव्यवाचक होगा। मैंने कहा नहीं होगा, क्योंकि ब्रेड बना किससे है? जैसे मान लीजिए मैं इस कुर्सी पर बैठी हूँ, ये कुर्सी तो बहुत सारा है, ये तो जातिवाचक है, लेकिन ये कुर्सी बना किससे? चलो ये प्लास्टिक से बना है,
तो प्लास्टिक, लकड़ी, सोना, जो ऐसी चीजें जिनसे बहुत सारी चीजें बनती हैं, तो उसे द्रव्यवाचक कहते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख के दिया है कि जो कच्चा पदार्थ अर्थात रॉ मटेरियल जिससे बहुत सारे वस्तुओं का निर्माण हो, वो द्रव्यवाचक में जाएगा। तो द्रव्यवाचक से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। द्रव्यवाचक क्या होता है आपको समझ में आप आ जाना चाहिए। ओके, और नोट्स को फॉलो कीजिएगा, एक बार अच्छे से पढ़िएगा। बारी आती है भाववाचक संज्ञा की। भाववाचक में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, यही है बहुत मुश्किल। भाव अर्थात आपको फीलिंग्स आएगी, आप उसे छू नहीं सकते, और ये एक भाव है अर्थात फीलिंग है, और इसकी बहुत सारे फीलिंग्स हैं। दुख भी है, दुखी भी है, खुश भी है, खुशी भी है। तो बच्चे इस चक्कर में कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे हमेशा कहते हैं कि मैम समझ नहीं आता कि भाव क्या है, और दूसरा वर्ड कहते हैं भाव नहीं है, ऐसा क्यों हो जा रहा है। तो मैं आज आपको अच्छे से इसको समझा दूंगी। मैंने एक अभ्यास कार्य भी रखा हुआ है। तो पहले भाववाचक को समझने से पहले ये जान लीजिए कि हमेशा एक वचन में होते हैं, इसको गिना नहीं जा सकता। इसका बहुवचन अगर बनाया जाए तो वो जातिवाचक बन जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा बुराई, तो बुराई भाववाचक है, लेकिन मैं अगर ये कहूं हे बुराइयों से बचो, तो यहाँ पे बुराई संख्या में ज्यादा हो गई तो जातिवाचक बन गई। अब मैं आपको भाववाचक का एक ट्रिक देना चाहती हूँ जिससे आपको कभी इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो वो क्या है वो ट्रिक है, अगर मैं कहूँ खुशी, खुशी के पास कोई शब्द ऐसा बिठाइए जिससे सेंटेंस बन जाए। खुशी, खुशी हो रही है, खुशी हो रही है, तो खुशी के बाद हो रही है लगाया आपने, दैट मीन्स खुशी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। और अगर मैं कहूं खुश, खुश व्यक्ति, तो खुश के बाद आपने व्यक्ति लगाया, खुश हो रही है नहीं बोलोगे ना आप। तो जब किसी शब्द के साथ कोई एप्रोप्रिएट नाउन जुड़ जाता है, संज्ञा जुड़ जाता है, अगर अच्छे से जुड़ जा रहा है तो वो विशेषण है, भाववाचक नहीं है। और जहां वो नहीं जुड़ा, मान लीजिए मैंने कहा खुशी, तो खुशी हो रही है, खुशी हो रही है, हो रही क्रिया है ना, तो यहां पर खुशी भाववाचक है। आगे एक अभ्यास कार्य है, इससे आपका और भी डाउट क्लियर हो जाएगा। अब ये अभ्यास कार्य को ध्यान से देखिए, इसके बाद आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। जिस देखो मैंने लिख के दिया है मेहनत, अब मेहनत के बाद कोई शब्द लगाइए, मेहनत करना चाहिए, ऐसे बोलोगे ना, मेहनत करना चाहिए, तो मेहनत के बाद आपने क्रिया लगाई ना करना चाहिए, तो मेहनत करना चाहिए मतलब मेहनत शब्द क्या है, भाववाचक है। अब मेहनती, मेहनती, मेहनती इंसान, मेहनती राहुल, मेहनती कोई भी व्यक्ति आप बता सकते हैं, मेहनती खरगोश, तो यहाँ पर मेहनती फिर वो भाववाचक नहीं रह गया, मेहनती क्या हो गया, मेहनती किसी की विशेषता बता रहा है ना, तो मेहनती भाववाचक नहीं होगा। दूसरा देखिए, खुश, खुशी मैं बता ही चुकी हूँ। चलिए दुख बताती हूँ, दुख, दुख हो रहा है, क्या हो रहा है, दुख हो रहा है, तो दुख क्या है, भाववाचक है, क्योंकि उसको दुख हो रहा है, भाव हो रहा है। और दुखी, दुखी इंसान, दुखी राहुल, दुखी रोहन, तो दुखी यहाँ पर क्या कर रहा है, किसी की विशेषता बता रहा है, तो जब वो किसी की विशेषता बता रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो भाववाचक नहीं रहेगा। तो पहचानने का सरल तरीका है कि अगर आप किसी शब्द के बगल में देखिए कि क्या लग रहा है, कैसे शब्द लग रहे हैं, कोई संज्ञा तो नहीं लग रहा है, संज्ञा मैंने आपको पढ़ा दिया है। आपको देखना है कि अगर वो शब्द है, जैसे मान लीजिए सफेद, सफेद कपड़ा, सफेद के बगल में आपने कपड़ा लगाया या सफेद के बगल में कॉपी लगाया, तो आपने सफेद को, तो सफेद यहाँ पे क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है, तो इसी। और यहाँ देखिए चमक, सफेदी, चलिए सफेदी, सफेदी कितनी दमदार सफेदी है, क्या है, सफेदी है, तो सफेदी भाववाचक है और सफेद विशेषण हो गया। फिर यहाँ पर देखिए परिश्रम, परिश्रम करना चाहिए, तो परिश्रम भाववाचक है। और परिश्रमी, परिश्रमी कौन, परिश्रमी चीटी, अब चलिए चीटी क्या है, संज्ञा है, तो चीटी की विशेषता बताया, तो ये फिर भाववाचक नहीं होगा। इस तरह से भूख, भूख, भूख लगी है, भूख लगी है, प्यास लगी है, तो ये भूख लग रही है, दैट मीन्स भाववाचक है। और अगर मैं कहूँ, इस प्रकार आप शब्दों को देखकर उसका वाक्य प्रयोग करके फटाक से समझ जाएंगे। भूख, प्यास ये लगती है, और भूखा, प्यासा ये किसी की विशेषता बताता है। थकान, थका, थका हुआ व्यक्ति, थकान, थकान हो रही है, देखिए थकान क्या है यहाँ पर थकान भाववाचक है।
इसी प्रकार आप शब्दों को पकड़कर, समझकर, जब आप इसमें कोई लगाएँगे कोई शब्द, उसका वाक्य प्रयोग करेंगे, फट से आप समझ जाएँगे। वाक्य प्रयोग करते ही आपको लगेगा अरे यहाँ पर संज्ञा लग रहा है, मतलब विशेषण है, और संज्ञा नहीं लग रहा है, क्रिया के साथ फ्लो हो रहा है, मतलब भाववाचक है। इस तरह से आपका कन्फ्यूज़न हो जाएगा क्लियर। इसी के साथ मैं इस संज्ञा के पाठ को ख़त्म करूँगी। समय सीमा में रहकर बनाना पड़ता है वीडियो। तो बच्चों, कोई भी सवाल हो, किसी भी तरह का सवाल हो, कहीं कन्फ्यूज़न हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका उत्तर दूँगी। अलग से मैं आपको प्रोवाइड करूँगी इस अभ्यास कार्य, जिससे और ज़्यादा आपको सहूलियत होगी समझने में। और आप मेरे चैनल, अगर आपको लगता है कि हाँ, मैंने काम ठीक किया है या सही से पढ़ाया है मैंने, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मैं आगे आपको ऐसे ही और वीडियोस बनाकर दिया करूँगी। अभ्यास कार्य दूँगी जिससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। और बार-बार सुनिएगा, बार-बार सुनिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। नोट्स बनाइएगा।